जिस तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में भी प्री और पोस्ट था, देखो हर में इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में तो नहीं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जितनी भी हमारी जो ब्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं वो इसी तरह नहीं आ जाते, वो एक नर्व फाइबर के थ्रू आते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर के थ्रू आते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही नर्व फाइबर से सारा काम हो रहा है। हमारी नर्व्स भी डिफ्रेंशिएट हुई हुई हैं। जैसे जैसे जो हमारे सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, डिफ्रेंशिएट हुई हुई हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक है, उनकी अलग अलग नर्व फाइबर है। ऐसा नहीं है कि पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक सारी नर्व फाइबर एक ही होती हैं। उनके अंदर से अब डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब है कि अपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं। अगर आगे जाके हम चैप्टर नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनके अपने अपने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि प्री में बनते हैं, रिलीज़ होते हैं, फिर पोस्ट में जाके वो बाइंड करते हैं। तो इस तरह से उनको प्री और पोस्ट में भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिनेट कहाँ पे हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या इफ़ेक्ट दे रही है, फिर आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है प्री गैलियोनिक, इसका कहाँ से अराइज़ हो रहा है। जितने भी प्री गैलियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो अराइव होते हैं फ्रॉम द कैनियल नर्व्स। मतलब क्या है कि उसमें सिम्पैथेटिक में हमारे पास आपने देखा थोरैसिक और लंबर से ओरिजिनेट हुई थी नर्व्स। यहाँ पे हमारे पास कैनियल नर्व से अराइज़ हो रही हैं, सही है, जिसमें हमारी ऑक्लोमोटर है, फेशियल है, ग्लॉसोफेरेंजियल है, वेगस है और सैक्रल। S2 और S4 से ये ओरिजिनेट होती हैं। अच्छा देखो, इसका प्री गैलियोनिक लॉन्ग है और पोस्ट गैलियोनिक शॉर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये ब्रांच नहीं होता जब भी इसका पोस्ट गैलियोनिक शॉर्ट होता है। इसका प्री गैलियोनिक लॉन्ग होता है और पोस्ट गैलियोनिक इसका शॉर्ट होता है। इसका रीज़न है यही है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं करता। ठीक है, इफ़ इट डिड मैसिव सिस्टम सच एज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन और डेफिकेशन होना शुरू हो गया। अगर इस तरह हो कि इसका जो है वो पोस्ट गैलियोनिक बहुत बड़ा हो तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो अनकंट्रोल यूरिनेशन होना शुरू हो जाएगी और डेफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से ये इसका पोस्ट जो है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि वो ब्रांच नहीं होता। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट पैरासिम्पैथेटिक का जो एक एसेंशियल सिस्टम है हमारा, मेंटेन करता है हमारे डाइजेशन एलिमिनेशंस को, इसका इम्पैक्ट हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या आ रहा है। सो हियर इज़, सबसे पहले आई की बात करते हैं। तो आई के अंदर हमारे पास क्या हो रही है, आइरिस के अंदर, पीपल के अंदर, सिलेरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, आपको पता है अगर आप कोई ड्रग दे रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक की, तो आप अगर आई के लिए दे रहे हैं, आपको पता है कि ये आई में जाकर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी जो मुझे अभी नीड है। फिर ट्रैकिया के अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी, और कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी, आपने सिम्पैथेटिक में पढ़ा था कि वहाँ पे डायलेशन हो रही थी। उसके बाद हमारे ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगी जिससे यूरिनेशन होती है। जीआई के अंदर जीआई की मोटिलिटी इंक्रीज होती है और ये स्टिमुलेशन कराती है इरेक्शन की, यानी यूरिनेशंस। ठीक है, मेल के अंदर इस चीज़ की इरेक्शंस की स्टिमुलेशंस करवाती है, और इसमें सारी स्टिमुलेशंस होती हैं हमारे टीयर्स की और स्लाइवा वगैरह की, इसमें सारी स्टिमुलेशंस होती हैं, और हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और हमारी एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो इस वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा यही मेन सिस्टम होता है जिसको हम डेली बेसिस पे भी देख रहे होते हैं, और इससे ही रिलेटेड ज़्यादातर डिज़ीज़ हो रही होती हैं। जीआई से रिलेटेड तो आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ होती हैं, तो आपको ये देखना है और कि किस ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, जीआई पे बेसिकली क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप अच्छा, ये भी इफ़ेक्ट एवे नहीं आ जाते, बहुत रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वी गोइंग टू स्टडी डैट एज़ वेल। लेकिन ये समझना कि पर्टिकुलर ऑर्गन पे फ़िलहाल क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है कि जी, तो अब हम आते हैं कुछ रीज़न्स की तरफ। ये तो अच्छा, बुक का मैं आपको बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक के बारे में भी डालूँगी कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें। अच्छा, मैंने काफ़ी चीज़ें तो इसमें कवर अप कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बुक में भी हैं, और वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब होता है। तो और इसके साथ साथ बुक के लास्ट पेज में हमारे पास MCQs भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत क्यूरीज़ होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बुक पर वो ये हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉट इन्वॉल्व इन मेडुला क्यों,
आपने देखा था सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर कि ये इटसेल्फ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो इटसेल्फ जब वो सिंपैथेटिक में इन्वॉल्व है तो इसी वजह से वो पैरासिम्पैथेटिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बिकॉज एड्रेनल मेड्यूला इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। दूसरा हमारे पास है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोटर सिस्टम होता है, क्योंकि ये कंप्राइजेस होता है सेंसरी। अच्छा, हम एफ्रिन को सेंसरी और मोटर को ईफ्रिन कहते हैं। अब आप ईफ्रिन का देखो कि मैसेज आ रहा है ना, कि सीएनएस से मैसेज आ रहा है इफेक्टर ऑर्गन तक, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी यही हो रहा है, तो हम उसको मोटर सिस्टम इसी वजह से कहते हैं। अच्छा, मोटर सिस्टम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट डज़ रिक्वायर सेंसरी इनपुट फ्रॉम द पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स। जब तक कोई इनपुट नहीं दोगे आपको आउटपुट नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई इनपुट देना है। फॉर एग्जांपल, आपके किसी भी वजह से आपका कोई भी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, कुछ भी हो रहा है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कुछ भी हो, आप इनपुट दे रहे हो तो उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एक मोटर सिस्टम है, बिकॉज इट डज़ रिक्वायर सेंसरी इनपुट फ्रॉम द पेरिफेरल सिस्टम। ठीक है, आउटपुट के लिए इनपुट बहुत ज़रूरी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट इन द CNS। अच्छा, इसके बारे में भी बुक के अंदर, जब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए थे, लेकिन बुक के अंदर जब मैंने बुक को रीड किया तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप ये देखो कि इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, जितने भी हमने पढ़े थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसके अंदर गैंग्लिया इन्वॉल्व था। ठीक है, गैंग्लिया यानी बीच का एक रिले स्टेशन था और प्री और पोस्ट था। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन वॉलेंट्री इस वजह से है क्योंकि ये विदाउट गैंग्लिया ट्रैवल करता है, इसके रिस्पॉन्सेस फास्टर होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और रीजंस आते हैं। वो ये होता है कि भाई कि वाई रिस्पॉन्सेज ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ फास्टर देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए ना। बिकॉज इट ट्रैवल्स डायरेक्टली टू द स्केलेटल मसल्स विदाउट द मीडिएशन ऑफ गैंग्लिया, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैंग्लिया। कोई चीज़ रिले स्टेशन है, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रुक रहा है और फिर देन उसकी ट्रैवल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि विदाउट गैंग्लिया जब ट्रैवल कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से फास्टर ट्रैवल करेगा। बीच में रिले स्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसी वजह से इसके रिस्पॉन्सेज फास्ट होते हैं, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती गैंग्लिया की। अब हमारे पास जो चीज़ आती है, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक टॉपिक है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ही भी थोड़ा सा पार्ट है बुक के अंदर इसका भी, तो वो भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से। पहले तो हमने इंट्रो में यही पढ़ा था कि हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दूसरी जो चीज़ आती है वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, और कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यूरेशंस एंड वगैरह। तो मोस्ट सेल्स, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। सेल ने एक केमिकल को सिक्रीट किया, वो दूसरे सेल तक चला गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट मीडिएटर्स होते हैं या डायरेक्ट लोकल मीडिएटर्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक डायरेक्टली ट्रैवल करते हैं। उसके अंदर हमारे पास हिस्टामीन्स आते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। वाई लोकल मीडिएटर्स एक्ट ऑन लोकली ऑन द सेल्स, बिकॉज दिस केमिकल सिग्नल्स आर रिपीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल नहीं करते, तभी वो एक्ट करते हैं लोकली। जो चीज़ ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी वो पूरे में ट्रैवल करेगी और फिर जाएगी अपने टारगेट ऑर्गन पे। जो चीज़ ब्लड के अंदर नहीं जाएगी वो एक्ट करेगी लोकली, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन तक। ठीक है, अब हम फाइनली अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स ही होते हैं, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो ऐसे ही तो नहीं कर देते, उसके अंदर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है जिसकी वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो जिस नर्व फाइबर से, जिस न्यूरॉन से एपिनेफ्रिन निकल रहा होता है उसको हम एड्रेनर्जिक कहते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन निकलता है, जो कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथेटिक का, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा।
तो उसको उस नर्व का फाइबर्स को हम कोलिनर्जिक कह देते हैं। बेसिकली हमारे पास 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और जो मेन है, जो प्राइमरी केमिकल सिग्नल्स हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के, वो एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कोलिनर्जिक है, ठीक है। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स हमने पढ़ लिया कि जिससे एसिटाइलकोलिन नर्व से निकल रहा है या न्यूरॉन से निकल रहा है, उस नर्व को या नर्व न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, ठीक है। अब उस नर्व फाइबर को भी दो चीज़ों में फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया है। नर्व फाइबर तो है भाई कि एसिटाइलकोलिन निकल रहा है, लेकिन उसके फर्दर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्दर रिसेप्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि नर्व फाइबर है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, ठीक है, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, लेकिन जो जिस रिसेप्टर पे पोस्ट पर जाके बाइंड कर रहा है वो क्या है भाई, वो कौन सा कोलिनर्जिक का कौन सा रिसेप्टर होगा, क्या नाम होगा। तो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और मस्करानिक। अच्छा, निकोटिनिक को हम जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे मैंने आपको बताया कि पोस्ट में रिसेप्टर मौजूद होते हैं दो तरह के, मस्करानिक और इसको हम हम चैप्टर नंबर 4 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। निकोटिनिक जो है वो आयन चैनल्स होते हैं, यानी आयन का एक्सचेंज, और मस्करानिक जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से वर्क करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का भी एक पूरा टॉपिक है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में बस इतना बता दूं कि इस रिसेप्टर पे जब भी कोई लाइगेंड आकर बाइंड करता है तो वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना इफेक्ट शो करते हैं, सही है। तो ये रिसेप्टर्स थे हमारे पास निकोटिनिक और मस्करानिक, जो कि कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स के रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे आके उनका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। इसी तरह